नमस्कार। हम पढ़ रहे थे आर्थिक वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसमें हमने अ, आर्थिक कारक में प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन कर लिया था और मानवीय संसाधन का भी हमने अध्ययन कर लिया था। इसी वीडियो के द्वारा हम ग्रोथ और विकास को जो फैक्टर प्रभावित करते हैं उसमें पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन और तकनीकी तथा नव परिवर्तन किस प्रकार ग्रोथ और डेवलप को प्रभावित करता है, टेक्नोलॉजी चेंज एंड इनोवेशंस, इसके बारे में अध्ययन करें। पूंजी निर्माण लेते हैं। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। आधुनिक औद्योगिक युग में अनेक एवं विविध प्रकार की पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता होती है। राष्ट्रों को अपने वर्तमान उपभोग में कमी करके उसका उपयोग लाभदायक उत्पादन क्रिया में करना होता है। परंतु समस्या यह है कि गरीब देशों में अधिकांश लोग जीवन निर्वाह स्तर पर निवास करते हैं। जब व्यक्ति गरीबी के स्तर पर रह रहे हों तो वर्तमान उपभोग को कम कर भविष्य के उपभोग के लिए बचाना लगभग असंभव है। विकसित राष्ट्र पूंजी निर्माण के लिए राष्ट्रीय आय का कम से कम 20% बचत और विनियोग करते हैं, जबकि गरीब देशों में ये 5% के लगभग ही होता है, इससे भी कम। डब्ल्यू रोस्टोव एक अर्थशास्त्री हुए थे, उसने कहा है कि टेक ऑफ स्टेज जो विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। पीजी में जब आओगे तो इसके बारे में एक सिद्धांत है रोस्टोव का, टेक ऑफ स्टेज। बड़ा इंटरेस्टिंग सिद्धांत है, लेकिन यहाँ इसका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से इसको पीजी लेवल पे इसका अध्ययन किया जाता है। विकास का एक महत्वपूर्ण चरण होता है टेक ऑफ स्टेज में कम से कम राष्ट्रीय आय का 10% बचत विनियोग में काम में आना ही चाहिए। गरीब देशों में जो भी बचत होती है वह अधिकांश बढ़ती हुई जनसंख्या के आवास तथा सामान्य औजार आदि जुटाने में समाप्त हो जाती है और बहुत कम बचत विकास के लिए उपलब्ध रह जाती है। ऑर्थोलॉजिस ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि गरीब राष्ट्रों में बचत व पूंजी निर्माण दर जो वर्तमान में 5% है, जिसे विकास को दीर्घकालीन बनाने के 10 या 12% तक बढ़ाया जाना चाहिए। वैगनर ने अर्धविकसित देशों के पूंजी निर्माण की समस्या पर विस्तार से विवेचन किया। उन्होंने गरीबी के दुष्चक्र का वर्णन करते हुए मांग और पूर्ति पर इनके कारकों व प्रभावों का वर्णन किया है। वैगनर ने उनके अनुसार मांग पक्ष की ओर से यह समस्या है कि इन देशों में बाजार का आकार छोटा होता है, जो निवेश प्रक्रिया को हतोत्साहित करता है। उसी प्रकार पूंजी निर्माण में बाधक है। पूर्ति पक्ष में क्या प्रॉब्लम है? प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा होने से, उपभोग में प्रदर्शन प्रभाव डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होने से बचत का स्तर भी नीचा होता है। इस प्रकार अर्धविकसित देशों में पूंजी की दर को बढ़ाना एक काफ़ी गंभीर समस्या होती है। यदि हम ये मान भी लें कि बचत दर बढ़ रही है और 20% से अधिक है, फिर भी राष्ट्र को परिवहन व्यवस्था, कंप्यूटर, बिजली आधारित औद्योगिक इकाइयों तथा अन्य पूंजीगत वस्तुओं के विकास और विस्तार में अनेक वर्ष लग जाएंगे और तब तक औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि प्राप्त करने में कठिनाई आएगी। इन सामाजिक ऊपरी पूंजी, सोशल ओवरहेड, कैपिटल की स्थापना तथा विकास में अत्यधिक लंबा समय, लॉन्ग जनरेशन पीरियड लगता है, तब तक इनमें विनियोग की बड़ी मात्रा लगाए रखनी पड़ती है। यद्यपि कंप्यूटर आधारित टेक्नोलॉजी विदेशों से प्राप्त की जा सकती है, किंतु उसके उचित उपयोग के लिए आधारभूत ढांचे, बिजली, संचार के साधन के साथ साथ प्रशिक्षित व कुशल श्रम शक्ति आवश्यक होती है, जिसकी उपलब्धता सदैव संदिग्ध होती है इन विकासशील या अल्प विकसित देशों में। इन सभी से बाहरी विनियोग की आवश्यकता होती है, जिससे सामान्यतः निजी क्षेत्र में प्रवेश करने से हिचकिचाता है, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में नहीं आ पाता है। अतः सरकार को ही विनियोग करना पड़ता है। विकासशील राष्ट्र में पूंजी निर्माण में कमी के बारे में सैमुअल्सन ने कहा है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन मैनी डेवलपमेंट कंट्रीज द सिंगल मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम इज टू लिटिल सेविंग, particularly in the poorest region. Urgent current consumption compact with an investment of the scarce resource. The result is too little investment in the productivity capital, so indispensable for rapid economic progress. तो ये इसका मूलभूत कारण है।
सेकंड हम पॉइंट के बारे में वर्णन करेंगे इस वीडियो में, वह है तकनीकी परिवर्तन और नव प्रवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इनोवेशंस। नव औद्योगिक युग, न्यू इंडस्ट्रियल एज में तकनीकी को विकास का पहिया, टेक्नोलॉजी इज द व्हील ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। सौभाग्य से विकासशील राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों में पहले से ही विकसित तकनीक को प्राप्त करने का लाभ स्वतः ही मिल जाता है। अतः विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी के अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगने वाले अत्यधिक समय और धन की बचत हो जाती है। इसलिए विकासशील राष्ट्रों को न्यूटन जैसे वैज्ञानिक द्वारा की गई खोज और उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो केवल न्यूटन द्वारा विकसित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को किसी भी विज्ञान की पुस्तक से पढ़ना और समझना मात्र है। उन्हें औद्योगिक क्रांति की धीमी और टेढ़ी मेढ़ी राह पर चलने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो जिस वस्तु का आविष्कार हुआ उसकी केवल नकल करनी और आयात करके काम में लेनी है, जैसे ट्रैक्टर, पावरलूम, कंप्यूटर आदि की खरीद कर उनका उपयोग करना है। किंतु ये आवश्यक है कि उनका उपयोग करना आना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षित श्रम की आवश्यकता होती है। तकनीकी के प्रादुर्भाव और विकास के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी के साथ समय की भी आवश्यकता होती है। ये दोनों गरीब राष्ट्रों में उपलब्ध नहीं है और बिना तकनीकी के औद्योगिकरण और आर्थिक विकास नहीं हो सकता। अतः तकनीकी की नकल कर उसके लाभ उठाए जा सकते हैं। जापान ने तकनीकी प्रगति में इस विधि का सहारा लिया, अपने विद्यार्थियों को अमेरिकी भेजकर विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा व केवल प्रशिक्षण दिलवाया, साथ ही आधारभूत ढांचे के विकास किया। इस प्रकार तकनीकी की नकल करके उसने औद्योगिकरण किया और आज वह विश्व का दूसरा बड़ा औद्योगिक राष्ट्र, प्रथम स्थान पर तो अमेरिका ही है, बन बैठा है। इसी तरह कार बनाने की तकनीक का आविष्कार अमेरिका से बाहर अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में हुआ, किंतु फोर्ड और जनरल मोटर्स ने विदेशी तकनीकों को अपनाकर थोड़े ही समय में कार निर्माण में विश्व लीडर बन गए। अमेरिका और जापान के उदाहरण ये सिद्ध करते हैं कि विदेशी तकनीकी व विज्ञान को अपनाकर औद्योगिकरण किया जा सकता है। भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर आधारित संचार तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) में इसी मार्ग को अपनाकर विश्व के 10 बड़े राष्ट्रों में स्थान अर्जित कर लिया। इसके लिए 1918 और 19 के दशक में संचार तकनीकी के विकास को दी गई प्राथमिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किंतु केवल तकनीकी के नकल विकास को जन्म देगी, यह कहना गलत होगा। बिना उद्यमी के जो उत्पादन की जोखिम लेता है, विकास संभव नहीं है। कोई भी राष्ट्र उद्यमी और प्रबंधकों के जो जोखिम उठाने को तैयार होते हैं, उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हो, नई तकनीक अपना सकते हो, व्यापार करने के तरीकों का आयात कर सकते हो, परंतु इन सभी तत्वों के अभाव में कोई भी राष्ट्र आर्थिक विकास नहीं कर सकता। नव परिवर्तन का आशय नए आविष्कार का वाणिज्य उपयोग करने से अनेक आविष्कार होते हैं, परंतु प्रत्येक आविष्कार लाभदायक नहीं होता और प्रत्येक आविष्कार के वस्तुओं के उत्पादन में काम में लेने वाला व्यक्ति होना ही चाहिए जो उस आविष्कार पर भरोसा करके पूंजी निवेश करने की जोखिम उठा सके। ऐसे उद्यमियों की जितनी अधिक पूर्ति होगी, विकास उतना ही तीव्र होगा। शुम्पीटर ने नव परिवर्तन उद्यमी द्वारा उपलब्ध आविष्कार का लाभदायक वाणिज्यिक उपयोग करने को विकास का एक पहिया कहा है। शुम्पीटर शास्त्री ने, उसके अनुसार तकनीकों को बिना विकास में तीव्रता नहीं आती और तकनीकी में लगातार होने वाले सुधारों और परिवर्तनों को एक आशासी व जोखिम उठाने वाला उद्यमी काम में ही ले सकता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आपको पूंजी निर्माण और तकनीकी परिवर्तन के किस प्रकार किसी देश के विकास में योगदान दे सकते इसके बारे में हमने बताया। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वह अनार्थिक कारक के बारे में आएगा। वो कौन कौन से नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है जिनसे किसी भी देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित किया जा सकता